प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रोज़ कहानी जो है इसकी समीक्षा या विश्लेषण को प्रस्तुत करेंगे। रोज़ कहानी अज्ञे जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जो कि ख़ास तौर से मध्यम वर्गीय जो समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, उसकी तहों को उघाड़ने का काम करती है। मुख्य रूप से इस कहानी में यह बताया गया है कि किस तरह से एक जो हाउसवाइफ रहती है वो अपनी दुनिया में खो जाती है, कि उस कामकाज की दुनिया में, घर गृहस्थी में इतनी खो जाती है कि खुद के लिए वह समय नहीं दे पाती और खुद वह अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाती। तो इस तरह से इस कहानी में बताया गया है दोस्तों कि जो पितृसत्तात्मक समाज है उसने कैसे जो एक नारी है उसको इन बंधनों में बांध रखा है। तो इसका जो समीक्षा या विश्लेषण को हम बहुत ही विस्तार पूर्वक से देखेंगे, और इसको लगभग सभी हाउसवाइफ है उसको ज़रूर देखना चाहिए, और सभी पुरुषों को देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें आभास हो पाएगा कि जो नारी है वो कितनी बंदिशों में है। जिसे हम सामान्य रूप से समझते हैं कि ये सब सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह इस कहानी को पढ़ने और समझने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रोज़ कहानी की समीक्षा या रोज़ कहानी का विश्लेषण। रोज़ कहानी की शक्ति सांकेतिकता में निहित है। घटनाओं और ब्यौरों से बचते हुए लेखक वातावरण को इस प्रकार सर्जित करता है कि वह पात्रों के अंतः व्यक्तित्व का रूपक बन जाता है। उदाहरण के तौर पर कथावाचक जो है ये दो इसके दो वक्तव्यों को हम ले सकते हैं। पहला वक्तव्य जो है वह कहानी का शुरुआती वाक्य है, जो कथावाचक के दृष्टा के रूप में पाठक के सम्मुख आता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि लेखक अज्ञे जो है वह कथावाचक को अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं, अर्थात जो लेखक हैं वह यहाँ पे कथावाचक के रूप में अपनी दृष्टि यहाँ पे देते हैं। तो अपनी दृष्टि से उन्होंने इसका समीक्षा किया है, इसका वर्णन प्रस्तुत किया है। इसमें यह बताया गया है कि मालती के घर में घुसते ही कथावाचक को महसूस होता है कि मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। तो यह एक वक्तव्य है जिसके माध्यम से लेखक ने स्थिति को प्रस्तुत किया है। दूसरा व्यक्तित्व कहानी के अंतिम हिस्से में आता है। यह निष्कर्षात्मक मूल्यांकन के रूप में आया है, जहां कथावाचक को संतोष है कि उसने मालती और महेश्वर की यांत्रिक एवं अवसादपूर्ण दिनचर्या और उनके संबंधों में आए अंतर के मूल कारणों को समझ लिया है। लेकिन कथावाचक के साथ पूरी कहानी जो है इसको तल्लीनतापूर्वक पढ़ लेने के बावजूद पाठक उस छाया को नहीं देख पाता। इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद आप अच्छे से नहीं समझ पाते कि यह जो बोला जा रहा है वह किस लिए बोला जा रहा है, यह जो अवसाद दिखाया गया है यह किस लिए दिखाया गया है। एक सामान्य मनुष्य जो है वह इसको सामान्य ही कहानी लगेगा, ठीक है। दरअसल इस दंपत्ति के जीवन को घुन की तरह खोखला करती छाया को समझने के लिए कहानी में से ही 3 अंशों अथवा संकेतों को विश्लेषित करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तभी आप इसको समझ पाएंगे कि यह कैसे अलग है। पहला संकेत, मालती से अपने संबंधों का खुलासा करते हुए कथावाचक का व्यक्तित्व यह है कि हमारे व्यवहार में सदा सख्य और स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटे के बंधनों में नहीं घिरा। तो दोनों के स्वतः स्फूर्त जीवंत
संबंधों विपरीत मालती जो है और महेश्वर का संबंध है वह नीरस और निर्जीव है। एक तरफ हम कथावाचक और मालती के संबंधों को देख सकते हैं। उनका संबंध एक दोस्त की भांति था, एक भाई की भांति था, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें कह सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालती और उसके पति महेश्वर के संबंध, इनका जो संबंध है वो बहुत नीरस और निर्जीव है। और इसका मुख्य कारण है परंपरागत भारतीय परिवारों के दंपतियों की तरह उनके संबंध में भी स्थान का अभाव। तो जितने भी परंपरागत भारतीय दंपत्ति परिवारों के दंपत्ति हैं, उनका संबंध ऐसे ही रहता है, उनमें एक नीरसता और निर्जीवपन दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि सख्य और स्वेच्छा और स्वच्छंदता का अभाव के नाम से हम दे सकते हैं इनके जो नीरस और निर्जीव जीवन है उसको। लेखक ने कहा नहीं है, लेकिन शब्दों अथवा शिकायतों का सहारा लिए बिना दोनों को एकल एवं असंपृक्त भाव से अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हुए दिखाया गया है। साथ रहते हुए भी दोनों एक दूसरे से अलग बने रहने की यह स्थिति धीरे धीरे संवादहीनता को जन्म देती है। यही संवेदनहीनता यांत्रिकता में तब्दील हो जाती है। दोनों साथ रहते हैं, दोनों अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, उनकी भूमिका जो है बहुत ही नीरस तरह की है और एक दूसरे से बहुत अलग बने रहने की स्थिति है। तो इस तरह से दोनों में संवादहीनता आ जाती है और उनका जीवन सही नहीं रहता। तो परिवार के मुखिया, अर्जक सदस्य और शिक्षित अर्थात विवेकशील होने के नाते महेश्वर की स्थिति यहाँ पर हमें श्रेष्ठ दिखाई देती है। जबकि महेश्वर के आश्रय में कौन है? उनकी पत्नी मालती। तो मालती की दिनचर्या उसके परिवार और सुविधाओं का ध्यान रखने के दायित्व से बंधा हुआ है। दोनों अलग अलग धरातलों पर खड़े हैं। पति पत्नी चाहकर भी सख्य भाव की स्वच्छंदता से अपने को समृद्ध नहीं कर पाते। यहाँ पे पहला संकेत तो इस तरह से व्याख्याकार ने दे दिया है ना। अब दूसरा संकेत आमने सामने प्रस्तुत की गई दो घटनाओं के माध्यम से मालती के व्यक्तित्व को विश्लेषित करने की अनिवार्यता में निहित है। एक और हर रोज़ किताब के से 10-20 पन्ने फाड़कर पिता के सामने धृष्टतापूर्वक कभी न पढ़ने की घोषणा करने वाली बालिका मालती है, तो दूसरी ओर अखबार में लिपटे आमों को एक ओर रखकर उस अधूरे बासी टुकड़े को पूरी तल्लीनता से पढ़ने की व्यग्रता है। मालती के लिए ज़िंदगी नीरस ही नहीं भविष्यहीन भी हो उठी है। उसका आज हर रोज़ एक ही रंग, स्वाद और पोशाक के साथ आता है। भविष्य के नाम पर बेहतरी की कोई उम्मीद बाकी नहीं, मानो वह बंद गली की आखिरी मकान में कैद है। मालती की जो जीजी विशा है अर्थात जीने की इच्छा है, वह अपने लिए बाहरी दुनिया में कोई बेहतर भूमिका पा लेना चाहती है। हम देखते हैं कि जो जैनेंद्र कुमार जी हैं, उनके उपन्यास सुनीता की नायिका की तरह पूरी दुनिया से पीट करके गृहस्थी में एक मुदित भाव से, खुशी के भाव से लिप्त नहीं हो सकती। जो मालती है वह अपनी गृहस्थी में खुशी के भाव से, मुदित भाव से लिप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है कि बाहर उत्तेजना और रोमांच नहीं, संघर्ष और असफलताएं हैं। लेकिन उनके बीच से गुजर कर अपने सपनों को पूरा करने की एक आस और सक्रियता भी मालती में है। गृहस्थी की नित्य क्रमिक दिनचर्या में जोखिम और असुविधा नहीं, लेकिन ऊब भरी अनुत्पादक जिंदगी जीने की यंत्रणा अवश्य है। और यह जो यंत्रणा है अर्थात शारीरिक और मानसिक वेदना है, और यही जो यंत्रणा है वह यांत्रिकता बनकर मालती को स्वयं अपने भीतर के स्पंदनों को काट रही है, उसकी धाराओं को काट रही है, उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। रोज ऐसे ही गिरता है। अपने चोटिल शिशु के क्रंदन पर मालती का यह वाक्य बोलना और मालती का ठंडे लहजे में कंधे झटका देना
मालती की हृदयहीनता को नहीं दर्शाता, मनुष्य के यंत्र में विघटित हो जाने की त्रासदी को भी व्यक्त करता है। इस तरह से दूसरा संकेत के माध्यम से व्याख्याकार ने मालती के जो उसका व्यक्तित्व है उसको दिखाने का प्रयास किया है। और यहाँ पे तीसरा संकेत दिया है, कांटा गड़ने से पैदा हुए मामूली घाव का गैंग्रीन के घातक रोग में तब्दील हो जाना। यह जो कांटा है अमूमन हर व्यक्ति की आवृत्तिपरक अनुत्पादक दिनचर्या का दंश के रूप में है। परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं के दबाव के कारण वह अनजाने ही इस दंश को नियति मानने लगता है। मनुष्य परंपराओं में इतना फंस जाता है कि जो सामाजिक व्यवस्था का दबाव है उसी को वह नियति मानकर उसी में जीना स्वीकार कर लेता है। उसका यह परिणाम होता है कि व्यवस्था के समानांतर अपनी हताशा, अवसाद या भीतरी अकुलाहटों को सुनने समझने की कोशिश वह नहीं करता और अपने भीतर की जो आवाज़ होती है उसको वह दबा देता है। अवसाद घातक बीमारी के रूप लेकर उसे मानसिक वैचारिक रूप से अपाहिज बना देता है। सारी विडंबना अपनी विविधता के स्वीकार की है, जो या तो शिकायतों का पुलिंदा खोलकर विलाप में सुख पाती है या अवसाद बनकर घुन की तरह अपनी ही रचनात्मक क्षमताओं को खाने लगती है। तो यह जो विवशता है यह दो रूप में प्रतिफलित होती है। पहला तो शिकायतों का पुलिंदा बनकर वह विलाप में सुख पाता है, विलाप करता है, अपनी स्थिति पर रोता है, या अवसाद बनकर एक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमताओं को पूरा का पूरा खा जाता है। रात के सन्नाटे में चांदनी में नहाए आसमान के नीचे लेटकर कथावाचक जो है वह प्रत्यक्षतः प्रकृति सौंदर्य को निहार रहा है, लेकिन सांकेतिक ढंग से वह मनुष्य की प्रवृत्ति और नियति को दो भिन्न कोणों से विश्लेषित कर रहा है। किस प्रकार से विश्लेषित कर रहा है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो कथावाचक यह देख रहा है कि उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है, अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे सुंदर दिखते हैं। इस तरह कथावाचक यहाँ पे कहा है। अब यह जो बिंब दिया गया है, यह जो बिंब है वह दारुण यथार्थ को उसकी तमाम विकृतियों के साथ देखने का निमंत्रण नहीं देता, बल्कि परंपरा, पुनर्व्याख्या या विस्मरण की चादर चढ़ाकर उसका महिमा मंडन करता है, ताकि जो भदेश यथार्थ है, भद्दा यथार्थ है, उसको छुपाया जा सके, ये भदेश यथार्थ के नुकीले पहलुओं से बचा जा सके। यह व्यवस्था यथा स्थितिवाद का पोषण करती है। तो यह जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है यह परंपरा के रूप में हमारे सामने आता है और यह हमें यथार्थ को सामने आने नहीं देता। नीरव उड़ान भरते हुए चमगादड़ों का सुंदर दिखना यह स्थिति का सच नहीं है। प्रकाश के धुंधले नीले आकाश की पृष्ठभूमि में रची गई यह जो है वह प्रवंचना है, अर्थात यह प्रवंचना है, एक प्रकार से बनावटीपन है कि चमगादड़ जो है वह सुंदर दिखते हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है वह जॉब में है और उसकी पत्नी जो है हाउसवाइफ है, तो बाहर से देखने पर यह लगता है कि वह संपन्न है, खुश है, लेकिन वह जो मालकिन रहती है, हाउसवाइफ रहती है, उसकी ज़िंदगी कैसी रहती है उसको केवल वही जान सकती है। तो प्रकाश के धुंधले नीले आकाश की पृष्ठभूमि में रची गई प्रवंचना यह बताती है कि चमगादड़ सुंदर दिखते हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। कथावाचक के जरिए लेखक ने बिंब को प्रतीक और प्रतीक में व्यंग्य भरकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था की गहरी पड़ताल की है।
यथार्थ और आरोपित यथार्थ के बीच जीवन जीती मानवीय संवेदनहीनता मालती को प्रतीक के रूप में ग्रहण कर उसका विकराल स्थिति की ओर संकेत करती है। जहाँ चेतना और नेतृत्वपरक सक्रियता के अभाव में व्यक्ति महिमा मंडन के छद्म को तो समझता है लेकिन उससे संघर्ष नहीं कर पाता। कहानी में एक गृहिणी, पत्नी और माँ के किरदार के रूप में मालती की ऊब और छटपटाहट बुनी गई है, लेकिन कहानी में निहित अंतर्ध्वनियाँ मालती को अपदस्थ कर इन तीनों भूमिकाओं के प्रति समाज और व्यवस्था के दृष्टिकोण को समझने का आग्रह करती है कि जो समाज और व्यवस्था है उसने स्त्री को किस पायदान पर रखा है, उसकी स्थिति को किस तरह से निर्धारित कर दिया है। एक जगह माँ के रूप में परिवार में स्त्री का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। पत्नी के रूप में अर्धांगिनी का दर्जा पाकर वह परिवार के ताने बाने में अनिवार्य अंग की तरह मौजूद है। कहा भी गया है कि बिन घरनी घर भूत का ढेरा, अर्थात घरनी अर्थात पत्नी के बिना जो घर है वह उसके घर में क्या है, भूत का डेरा जैसा लगता है। तो इन सभी उक्तियों के साथ अपने महत्व को निर्विवाद रूप से प्रतिपादित करती है यह समाज की व्यवस्था। किंतु वास्तविकता यह है कि व्यक्तित्वहीनता, निर्णय अक्षमता और पर आश्रित अवस्था को उसके व्यक्तित्व की बुनियादी आवश्यकताएं बना दिया जाता है ताकि हाशिए पर रखना आसान हो जाए। महेश्वर को देखें तो महेश्वर अर्थात पुरुष की स्थिति भी इस व्यवस्था में मालती अर्थात स्त्री से भिन्न नहीं है। पुरुष भी रूढ़ भूमिकाओं के पालन करने के श्रेष्ठता अहम में बंद कर वह भी लगभग निर्णयहीन स्थिति में एक रस निरर्थक दिनचर्या जीने को अभिशप्त है। लेखक बता देना चाहता है कि अनुत्पादक आवृत्तिपरक भूमिका में अपने को दोहरा बिसरा कर शून्य होती हर मानवीय अस्मिता के जीवन को ढके हैं। अवसाद और निरर्थकता बोध की यह छाया ढकेलते हैं। मालती और महेश्वर जो हैं, इनकी ठहरी हुई जिंदगी को लेखक इसीलिए उतने ही ठहरे और उबे हुए ढंग से चित्रित करते हैं ताकि पाठक अपनी चिर परिचित दिनचर्या को एक नई निगाह से देख सके और स्वयं अपने आप से पूछ सकें कि निरर्थकता बोध का मूल कारण आखिर क्या है, कि क्या वह जानता है कि एक अजीब किस्म की अमित शून्य पथ में जिसको हम गिन नहीं सके, जिसको हम नाप नहीं सके, ऐसे पथ में बंध कर अपना अमूल्य जीवन खाए जा रहा है वह, कि क्या निरर्थकता बोध से उबरने के लिए उसने अपनी ओर से कोई पहल कदमी की है। इन सभी चीज़ों को समझ सके तो कहानी बेहद सूक्ष्म अर्थ अभिव्यंजनाओं से गुथी हुई है। इसलिए पाठक को लेखक से दूर छिटक कर स्वयं अपनी जो स्थिति है ना, उसका विश्लेषणात्मक पाठ बुनने के लिए प्रेरित करती है। स्पष्ट है कि कथावाचक की अवलोकन का यह अंश स्त्री और पुरुष को भी अपनी स्थिति को पहचानने का विश्लेषणात्मक विवेक देता है। एक बार जब व्यक्ति अपनी स्थिति को पहचान लेता है तो पहचान के बाद आता है प्रतिरोध का क्षण। किस तरह से उस स्थिति, उस व्यवस्था का प्रतिरोध किया जाए। तो प्रतिरोध जो है वह दो तरह से ढल सकता है। एक तो प्रतिशोध में ढल सकता है और प्रतिशोध में ढलकर स्खलित भी हो सकता है, और एक वह बन सकता है सृजनात्मक सक्रियता। तो सृजनात्मक सक्रियता लेकर किसी स्वस्थ वैकल्पिक व्यवस्था का संकेतन भी ये जो प्रतिरोध है वह कर सकता है। अज्ञे जो हैं मूलतः आशा, उमंग और क्रांति के कवि हैं। प्रकृति में मनुष्य की गति और दिशा देखकर वे हर विसंगति से टकराने का मादा या क्षमता अपने भीतर पाते हैं। उन्हीं के अनुरूप है उनका कथावाचक, जो मालती महेश्वर की तरह नींद की बोझिल खुमारी में डूबकर प्रकृति द्वारा दिए गए संदेशों को अनसुना नहीं करता,
वह कथावाचक जो है वह साक्षात यहाँ पे अज्ञेय के रूप में है। वह देखता है कि दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप नाई उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं और ऊपर से एक कोमल शीतल सम्मोहन आह्लाद सा बरस रहा है, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष सी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। तो इस तरह से कथावाचक जो है वह इन चीज़ों को क्यों ला रहा है? लेखक या कथावाचक भी अपनी भुजाएं उठाकर समूचे आकाश को थाम लेना चाहता है। तो वह इस तरह की जो है वह बातें क्यों कर रहा है, यह एक बार पाठकों को लग सकता है। तो ऊपरी तौर पर लेखक की यह जो आकांक्षा है वह यूटोपिया लगती है। यूटोपिया दोस्तों अर्थात एक ऐसी दुनिया जहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और सभी खुश रहें। तो यह एक प्रकार का असंभव होने वाली दुनिया है, असंभव सी लगने वाली दुनिया है। तो यह जो लेखक द्वारा बताया गया है वह क्या है, एक प्रकार की यूटोपिया लगती है जो कभी सत्य नहीं हो सकती। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर लड़ाई जो है बेतुकी लगने वाली इस कल्पनाओं के सहारे ही लड़ी जा सकती है। लेखक को समाज के भीतरी तह तक फैली जड़ता और परंपरा के स्वीकार की स्थिति का भान है, फिर भी वे सपने देखने का जोखिम उठाते हैं। निश्चय ही वे जानते हैं कि एक ही स्थान, एक ही कालखंड में पास पास खड़े होने पर भी मालती और जो कथावाचक है वह अपनी वैचारिक सोच और भविष्य दृष्टि के कारण बहुत अधिक दूर खड़े हुए हैं। निश्चय ही मालती ने वह सब नहीं देखा जो पल की एक कौंध में कथावाचक जो है उसने सभी चीज़ों को देख लिया है। मालती के पास अपनी दूरी से छिटक कर नक्षत्रों के पार से आने वाले मौन निमंत्रणों को सुनने गुनने का ना अवकाश है और न ही चेतना। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। तो लेखक के लिए यह हताशा का बिंदु नहीं है, यह जो है वह तो जड़ता से जूझने की चुनौती है। इस दृष्टि से कहानी को पुनः विश्लेषित अगर हम करें तो यह मध्यम वर्ग की एक रसता के कारण उत्पन्न वैचारिक मानसिक जड़ता की कहानी नहीं ठहरती, बल्कि स्थिति के प्रति सचेतन और सक्रिय प्रतिरोध के आह्वान की कहानी बन जाती है। प्रतिरोध की दिशाओं का आरेखन लेखक को नहीं, स्वयं समाज को करना होगा। चूँकि पाठक उसी समाज का एक अहम हिस्सा है, इसलिए लेखक ने कहानी को संवाद और संवाद को चुनौती बनाकर पाठकों के हाथ थमा दिया है। रोज़ कहानी स्त्री के संदर्भ और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की समीक्षा का हमें अवसर प्रदान करती है। संवेदना के स्तर पर यह जो कहानी है वह एक ओर जहाँ जैनेन्द्र कुमार की कहानी पत्नी का विस्तार है, वहीं प्रेमचंद जी की कहानी बड़े घर की बेटी का विलोम है, जहां परंपरागत आदर्श भारतीय स्त्री की छवि को सुदृढ़ करने की कोशिश में स्त्री की व्यक्तित्वहीनता को महिमा मंडित किया गया है। लेकिन यह कहानी ऐसी नहीं है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कहानी का शिल्प। रोज कहानी संस्मरण शैली में लिखी गई कहानी है। संस्मरण शैली अर्थात एक ऐसी शैली जिसमें अगर आप कहीं घूमने गए हो तो उस जहाँ पे आप गए हो उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, जो घटना आपके साथ घटी है उसको आप स्मरण करके आप लिख देते हैं। इस शैली में लिखी गई ये कहानी है और कहानी के प्रभाव को स्पष्ट एवं सांकेतिक बनाने में भाषा एवं शिल्प का सृजनात्मक उपयोग और कलात्मक सद्भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मन स्थितियों को बिंबों के जरिए उभारा गया है और कथा विहीनता को एक दूसरे से असंबद्ध छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से उभारा गया है।
पात्रों की वैचारिक मानसिक जड़ता के प्रसार को एक स्तर पर संवादहीनता की स्थिति के माध्यम से चित्रित किया गया है, तो दूसरे स्तर पर ठहरे हुए बोझिल वातावरण की सृष्टि करके किया गया है। तो पात्रों की जो वैचारिक और मानसिक जड़ता को दिखाने का प्रयास संवादहीनता और बोझिल वातावरण की सृष्टि करके किया गया है। लेखक की गहरी और मार्मिक अंतर्दृष्टि के साथ निबद्ध होकर ये समूचे प्रसंग जो है बिंबात्मकता और काव्यात्मकता के सोपानों से गुजरते हुए प्रतीक में ढल जाते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इस कहानी का निष्कर्ष। तो रोज़ कहानी के अंतिम पाठ में एक स्त्री मालती के नित्य क्रमिक दिनचर्या से उत्पन्न एक रस्ता और अनुवर्ता की कहानी ही नहीं रहती, यह एक जड़ व्यवस्था के शिकंजे में फंसे मध्यम वर्गीय समाज की त्रासदी बन जाती है। यह जो कहानी है वह प्रासंगिक है, क्योंकि यह देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके व्यक्ति को अपने भीतर उतरकर अपनी स्थिति से साक्षात्कार करते रहने की निरंतरता का संदेश देती है। दोस्तों यह कहानी आज के दौर में भी 2023 के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने रोज़ कहानी का विश्लेषण समीक्षा हमने प्रस्तुत कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें हेल्प मिल जाए। तो इसी के साथ दोस्तों यह हमारा जो वीडियो है वह पूर्ण होता है। धन्यवाद।